नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। किसानों को 2,871 करोड़ की राहत वितरित। हल्दी के बीज कंदों का सुरक्षित भंडारण। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। प्रदेश में मानसून वर्ष 2015 में हुई फसल हानि के लिए किसानों को 2,871 करोड़ 19,78,000 की राहत राशि वितरित कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा 3,388 करोड़ 63,90,000 की राहत राशि आवंटित की गई है। इस प्रकार अभी तक 84% राशि का वितरण कर दिया गया है। 10 जिले में 100% राशि वितरित की जा चुकी है। हल्दी के बीजों को अगली फसल बोने तक सुरक्षित भंडारित करके रखना एक बड़ा ही जटिल और महत्वपूर्ण काम है। अगर हल्दी उत्पादक किसान वैज्ञानिक विधि से हल्दी के बीजों को भंडारण करते हैं तो हल्दी लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इसके लिए स्वस्थ एवं बिना कटे प्रकंदों को ब्लाइटॉक्स 50 या इंडोफिल M45 की 20 ग्राम दवा को प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर फिर बीजों को उपचारित कर भंडारित करना चाहिए। भंडारण के लिए किसी सूखे, ऊंचे एवं छायादार स्थान पर गड्ढा बनाएं जिसकी गहराई लगभग 1 मीटर हो। गड्ढे के चारों ओर मिट्टी का लेप करें। प्रकंदों के नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर बालू या घास बिछाएं। फिर प्रकंदों को रखकर ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर जगह छोड़कर लकड़ी के तख्ते से ढक दें। तख्ते में हवा के लिए छेद होना आवश्यक है, जिस पर मिट्टी का लेप कर दें जिससे हवा का संचार हो सके। इस प्रकार हल्दी का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। सब्जियों के पौधों का रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तेला, थ्रिप्स, सफेद मक्खी एवं माइट्स आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों को माहू द्वारा काफी क्षति पहुंचती है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे वे पीली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फसलों के उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफी नुकसान होता है। इसके साथ ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं जिससे फसल को काफी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारे नर पशु पालने का खर्च बच जाता है। साथ ही नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती है, पर ध्यान रहे 2 ब्यातों के बीच 14 से 15 माह का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्या की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गर्भित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों का भी गर्भाधारण किया जा सकता है और गाभित कराने के समय चोट लगने का डर नहीं रहता। देशी गायों को जर्सी अथवा होलिस्टीन फ्रीजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भाधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। यह योजना 100% केंद्रीय सहायता से प्रदेश के जिले बालाघाट एवं सिवनी में वर्ष 2007-8 से क्रियान्वित है। यह एक समन्वित योजना है जिसमें संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को बांस मिशन के संचालक के रूप में भारत सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। मिशन के अंतर्गत बांस से उत्पादन को बढ़ावा देने एवं कुटीर उद्योगों में बांस के उपयोग द्वारा आजीविका के स्रोत निर्मित करने का उद्देश्य केंद्र बिंदु में रखा गया है। बांस उत्पादक कृषकों को प्रशिक्षण का कार्य कृषि विभाग के मार्गदर्शन में वन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। और किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रदेश की मंडियों में अनाजों के भाव इस प्रकार रहे। ज्वार के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम भाव 1,270 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,288 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1,155 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1,570 रुपए प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 1,320 रुपए प्रति क्विंटल,
अधिकतम भाव 1337 रुपए प्रति क्विंटल। श्योपुर कला में न्यूनतम भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर की मंडी में न्यूनतम भाव 7000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 4900 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 4750 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 4750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। संभलपुर में न्यूनतम भाव 5464 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5681 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम भाव 7050 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7551 रुपए प्रति क्विंटल। दमोह में न्यूनतम भाव 7700 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8700 रुपए प्रति क्विंटल। इटारसी में न्यूनतम भाव 8600 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 8600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सागर में न्यूनतम भाव 7300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बने मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले।
दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, खुशी की ये फसल हमारे प्रदेश के हर किसान तक पहुँचे, हर खेत तक पहुँचे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की खेती मौसम पर आधारित है। मौसम की सही जानकारी समय से पहले मिल जाए तो हमारे किसान भाइयों को खेती करने में आसानी होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं मौसम विज्ञानी डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौसम से आपकी खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी बात को ध्यान में रखकर हमें फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 1800233040। एक नंबर और है 075526600049। इन नंबरों पर आप फ़ोन करें, हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जाड़े का मौसम है और गर्मी पड़ रही है, तो इस बदलते मौसम से खेती पर, कृषि पर क्या प्रभावित पड़ सकता है? क्या खेती को किस ढंग से प्रभावित कर सकती है ये गर्मी? दिनेश जी, आपका प्रश्न बहुत समसामयिक है। इस समय जो जैसा सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि दिन का तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा चल रहा है, और साथ ही साथ जो धूप की अवधि है दिन में जो निकल रही है वो भी ज़्यादा चल रहा है। तो जो मेन मुख्य फसल है जैसे कि गेहूं है, जो कि अभी वनस्पतिक स्थिति में है, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चना है, उस पर भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कुछ फसलों को तो इससे फ़ायदा होगा, जैसे जो सब्जियां हैं, बैंगन है, टमाटर है। लेकिन सरसों की जो फसल है जो कि अभी फूल की अवस्था में है, उसमें कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है। उससे ज़्यादा तापमान से उसमें कुछ बीमारियां आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में एक निरंतर ये संशय की स्थिति बनती है कि ठंड के दिन में ये गर्मी क्यों पड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ दिनेश जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये सभी के मन में ऐसी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक इसका उत्तर देने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि जो एक समुद्र में जो गर्म स्रोत जो हो जाता है, कभी कभी ऐसे जगह जिसको इल्निनो के नाम से जानते हैं, तो अभी इस वर्ष इल्निनो का सक्रियता जो है अभी भी वर्तमान है, और ऐसा आशा है कि वो आगे भी रहेगा। इसके चलते जो है इसका संबंध ऐसे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हो सकता है इसके चलते जो है तापमान ज़्यादा रह रहा है। तो अभी आपने जो इलिनो बताया है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरा हमारे किसान भाई को बताएं। ये एक समुद्र की जो धाराएं होती हैं, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में गर्म धारा जो है वो तीव्र हो जाती है, तो वो जब होती है तो ऐसी स्थिति को हम इल्निनो के नाम से जानते हैं। जी किसान भाइयों, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन से मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि इससे फसल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए आप हमें फ़ोन करना है। हमारे नंबर आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप करें हैं तो नंबर हमारे एक बार मैं और बता देता हूँ 180023300040। इस नंबर पर आप फ़ोन करें, ये टोल फ्री नंबर है। सब फसल पर कैसे इसका कैसे प्रभावित कर रही है ये जो परिवर्तन हो रहा है मौसम का? देखिए, अधिक तापमान होने से जो वनस्पतिक की स्थिति जो है, जो एक उनका एक गेहूँ चना की गेहूँ चना जो है, तो गेहूँ चना अगर ठंड रहता, ज़्यादा तापमान कम रहता सामान्य से, तो उसकी वृद्धि धीरे धीरे होती। लेकिन तापमान ज़्यादा होने से उसकी वृद्धि तेज़ी से हो रही है। लेकिन उस पर अभी फिलहाल ऐसा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बताया कि जो कुछ फसलें हैं, कुछ फसलों को लाभ भी है। जैसे आप सब्जी की फसल देखेंगे तो उस सब्जी की फसल में ये लाभदायक है
क्योंकि कम तापमान से सब्जी की फसल जब बहुत कम तापमान हो जाता है तो उससे बहुत सारी जो चौड़ी पत्ती के जो सब्जियां हैं जैसे टमाटर है, बैंगन है, मटर है, इसमें रोग लग जाते हैं। और ज़्यादा नमी रहने से, जब कोहरा पड़ता है तो ज़्यादा नमी रहता है तो रोग बहुत तेज़ी से बढ़ता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, आपने रोग की बात करी तो ऐसा देखने में आ रहा है कि इस प्रभाव जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, इस पे कीट व्याधियों का भी ज़्यादा प्रकोप फसल पर हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कीट और व्याधि या फसल जो भी है, जो तो तापमान से उसकी जो जीवन की जो चक्र है वो उससे संबंधित है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा, चर्चा बाद में करेंगे। एक किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं सीओर से, मोहन सिंह जी। हेलो मोहन सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो, बोलिए। हेलो मोहन सिंह जी, बोलिए। मोहन सिंह जी, हमारी आवाज आप सुन नहीं पा रहे, शायद कोई तकनीकी समस्या है, फिर हम उनसे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे कि फसलों पर रोग और व्याधि जो है वो अचानक क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? हाँ, वो तापमान ज़्यादा होने से क्या होता है कि उनकी चक्र जो है, जीवन चक्र ज़्यादा जल्दी पूरे होते हैं। तो उनकी जीवन चक्र और उसमें जो उसका सक्रियता है वो भी बढ़ जाती है। तो ये तापमान से इनका संबंध है कि किसी भी जीव का जीवन चक्र पूरा करने में तापमान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। डॉक्टर साहब, ये मौसम जो है रबी फसलों का मौसम है और ख़ास तौर से जो खाद्यान्न फसलें हैं इसी मौसम में ही ज़्यादातर पैदावार होती हैं। गेहूँ, चना, मसूर, मटर इत्यादि फसलें। और सब्जी की बात करें तो पूरी सब्जियां भी इसी मौसम में ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होता है। तो इन पे इन जो रबी गेहूं और चना की हम बात करें तो किसान भाई इनमें क्या ध्यान रखें जो मौसम बदल रहा है? गेहूं में तो किसान भाई जो एक ध्यान रखें कि किसान भाई खेतों में देखें कि अगर तापमान ज़्यादा होने से अगर किसी के खेत में दीमक लग रहा है, दीमक एक समस्या हो जाती है, तो अगर दीमक लग रहा है तो पहले खेत का निरीक्षण करें और दीमक पाते हैं तो उसका उपचार करें। उसके लिए जो है क्लोरोपाइरीफास एक दवा आती है, वो दवा 1 लीटर दवा 10 लीटर पानी में घोलकर एक मटके में रख लें और जब उस फसल में सिंचाई करते हैं तो उस नाली पे मटके को उसको लटका दें और उसमें एक छेद कर दें तो वो उससे जो दवा है वो टपक के पानी में सिंचाई के साथ फसलों में चला जाए। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, तो सरसों की खेती में क्या ध्यान रखें? सरसों की खेती में अभी जो है इस मौसम में जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसमें जो है एक धब्बेदार झुलसा वो आ रहा है। हम लोगों ने भी देखा है कई जगहों पे वो आ रहा है। तो उसका जबलपुर से एक किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं, राहुल ठाकुर जी। हेलो राहुल ठाकुर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ जी सर, इस मौसम में ऐसी कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके सर? जी सब ठाकुर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इस मौसम में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, फायदा हो? इस मौसम में तो जो सब्जी जो किसान तो लगा चुके हैं अभी वो लगा सकते हैं, जैसे लौकी इसका कर सकते हैं, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके लिए वो प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जियां जो हैं वो लग चुकी हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए वो उसकी खेती कर सकते हैं। तो ठाकुर साहब आप समझ गए होंगे, आप कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करें। कद्दू वर्गीय जैसे आप एक आध नाम बताएं। जैसे घिया है, लौकी है, ये सब ये चीज़ इस तरह की फसल करें। और साथ में प्याज और लहसुन की जो पौधरोपण है वो भी चल रहा है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और प्याज का तो आप सब जानते हैं कि अच्छा भाव मिलता है। सब वो बात पूरी करें, पहले चर्चा चल रही थी सरसों। हाँ, वो तो धब्बेदार झुलसा रोग एक जो आ रहा है उसके उपचार करने के लिए डाइथेन M45 एक दवा आती है, उसका 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसकी एक छिड़काव करें। और छिड़काव करने के बाद फसलों की अवश्य निगरानी करें, क्योंकि नीचे के जो पत्ते होते हैं उस पत्तों को वो ज़्यादा तो उसमें धब्बे आ जाते हैं। तो ये समस्या अभी है सरसों में इस मौसम में। इस पर धब्बा आ सकते हैं, आ रहा है और वो बढ़ सकता है। तो ये आपने जैविक नियंत्रण बताया था,
अगर कोई रासायनिक नियंत्रण ये करना रासायनिक नियंत्रण है, जैविक नियंत्रण जैविक नियंत्रण इसका नहीं है, जैविक नहीं हो पाएगा। ऐसा देखने में आ रहा है डॉक्टर साहब कि चने में इल्ली का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी रासायनिक नियंत्रण करें या जैविक नियंत्रण करें? नहीं, वो मसूर में भी माहू आ जाती है। हाँ, मसूर में भी माहू आता है। मसूर के बारे में बताएं। माहू तो मसूर में जो माहू आता है और चने में भी माहू आता है, लेकिन चने में अभी माहू जो देखा बहुत कम जा रहा है, पर मसूर में तो है। तो मसूर में है, तो उसके लिए है मिथाइल डेमेटान एक दवा आती है या डाइमिथोएट। इन दवाओं की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। तो उससे जो है, ये चाहे सरसों में हो या फिर आपके इसमें अलसी में हो, तो माहू इसका नियंत्रण हो जाए। कर सकते हैं। और अगर संख्या फिर बढ़ती है तो 15 दिन के बाद एक दोबारा छिड़काव करना पड़ेगा। सब आगे जैसे मौसम की बात करें, आप मौसम विज्ञानी हैं और टीकमगढ़ से आप आए हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, तो वहाँ के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें भी लगभग 5 से 6 जिले आते हैं। वहाँ के और हमारे प्रदेश के में बहुत अंतर है मौसम में, इसका कारण क्या है? हाँ, अब अंतर है अभी तो। और जैसे आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश को अगर 2 भागों में हम लें, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो बुंदेलखंड पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में बनिस्पत जो है, दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखेंगे, जैसे उज्जैन संभाग है, भोपाल संभाग है, तो यहाँ पे तापमान सामान्य से दिन का जो है वो 2 डिग्री से भी ज़्यादा चल रहा है। और जो ऐसा अनुमान जो एक 10 दिनों से या उससे ज़्यादा दिनों की जो मौसम की अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देता है, तो उससे पता चल रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह तक जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में दिन के तापमान औसत से ज़्यादा ही रहेगा। तो आगामी मौसम की बात करें, अगले अगर 8 से 10 दिन की बात करें, तो मौसम थोड़ा विस्तार से बताएं कैसा रह सकता है, जिससे किसान भाई उसको ध्यान में रखकर आसानी हो जाएगी उनको खेती के कार्य करने में। मौसम की ये मुख्य बात है कि आने वाले 8 से 1 हफ्ते तक जो है तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है, दिन के तापमान में। और धूप की अवधि जो है, इसमें भी कमी होने की संभावना नहीं है। उसके बाद जो है मौसम चक्र अगर बदलेगा तो तापमान में गिरावट होगी, दिन और रात दोनों के। और दिन की धूप की जो अवधि है उसमें भी गिरावट होगी तीसरे से चौथे सप्ताह में। लेकिन इसमें भी पूर्वी मध्य प्रदेश में उतनी नहीं होगी जितनी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, किसानों के मन में एक बात रहती है कि मौसम की जानकारी कैसे आप संकलन करते हैं? मौसम की जो भविष्यवाणी जो है, ये भारतीय मौसम विज्ञान, इस बात को बाद में पूरी करेंगे। एक किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं, आनंद गुर्जर जी हैं खाते गांव से। गुर्जर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करिए। हाँ गुर्जर जी बोलिए, अपना सवाल करिए। जी सर, हमारे गेहूँ पीला क्यों पड़ रहे हैं? आपके गेहूँ पीले पड़ रहे हैं? जी सर, हमारे गेहूं में पीलापन आ रहा है। अच्छा, अभी आपने सिंचाई कितनी दी है? जी सर। कितने दिन की फसल है आपकी गेहूं की? शायद फोन नंबर 2। जी सर, 2 सिंचाई की है। 2 सिंचाई दे दी है इन्होंने, 2 सिंचाई दे दी हैं। और इनके नीचे से जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ रही हैं। वही खातेगांव, कन्नौज, मालवा अंचल में, देवास जिले में। तो इसमें देखना होगा कि कहीं दीमक की तो समस्या नहीं है। हाँ, और या दूसरी दीमक की समस्या है, नहीं तो नत्रजन की मात्रा अगर कम होगी तब भी पत्ती जो है पीले होते हैं। या कोई अन्य पोषक तत्व की कमी होगी तब भी वो पीले होते हैं। पीले होने का गेहूं के यही कारण है। किसान भाइयों, एक बात देखने में आ रही है कि हमारे प्रदेश के सभी अंचलों में जो गेहूं की फसल है वो नीचे से पीले पत्ते पड़ रहे हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दीमक का भी एक कारण होता है, पर उससे तो उकड़ जाता है, गेहूं में कम ही दीमक लग पाता है। पर सिंचाई अगर आप दे रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन जो है निकट के कृषि विस्तार अधिकारी से आप मिले, उसकी अनुशंसा के अनुसार अपने खेतों में मिट्टी जांच के अनुसार जो है करें। मिट्टी की जांच तो गर्मी में आप कराएंगे ही,
तो आप नाइट्रोजन छिड़के फिर पानी दें तो निश्चित तौर से इसका पीलापन कम होगा। और जैविक खेती एक ऐसा अच्छा माध्यम है जिसमें खेत में इस तरह की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है ना डॉक्टर साहब? हाँ, ऐसा बताते हैं। ऐसा है जी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि मौसम संकलन किसानों के लिए आप कैसे करते हैं? हाँ, वही बता रहे थे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो 5 स्तर पे जो है मौसम की भविष्यवाणी करता है। एक तो है जो मौसम की भविष्यवाणी होती है जो 3 से 4 घंटे के लिए होती है, वो किसानों के लिए उतनी उपयोगी नहीं रहती है। उसके बाद से आता है जो 3 दिनों की होती है। उसके बाद से आता है आगामी 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। उसके बाद से आता है 10 दिन से ज़्यादा का मौसम कैसा रहेगा। और एक आता है पूरे 1 महीने से ज़्यादा और 1 महीने से एक पूरा सीजन के लिए मौसम कैसा रहेगा। तो हम लोग जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वहाँ से हमारे पास यहाँ एक भोपाल में उनका एक केंद्र है, उसके द्वारा हमें मौसम की भविष्यवाणी मिलती है। और उस भविष्यवाणी से के आधार पे हमारे यहाँ एक केंद्र है टीकमगढ़ में, पूरे जो कि 3 जिलों के लिए छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिले के लिए वो सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को मौसम की जानकारी और मौसम आने वाले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा और उसके आधार पे क्या किसान भाई अपने फसलों में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसकी एक बुलेटिन तैयार की जाती है और उसको भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, खास बात तो ये है कि मौसम की तैयारी आपने की, पर किसान तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, इसके लिए कृषि महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र कैसे प्रयासरत होते हैं? इसको तो क्या है कि हम लोग कुछ चुने हुए किसान हैं हमारे, जिनको हम लोग डायरेक्ट देते हैं, नहीं तो उसको फिर समाचार पत्र, रेडियो और कृषि जो राज्य का कृषि विभाग है उनको पहुंचाते हैं, फिर उनके द्वारा जो है किसानों तक ये पहुंचाया जाता है। अगर कोई किसान इस कार्यक्रम को देखकर आप लोगों से संपर्क करना चाहें तो वो क्या कृषि महाविद्यालय जा सकते हैं? उनको कृषि महाविद्यालय में जा सकते हैं या पत्र भेज सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, तो उस नंबर पे उनको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, गाँव में किसान अनुभवी होते हैं, वो मौसम का पूर्व अनुमान वहाँ पशु पक्षी इत्यादि वातावरण से लगा लेते हैं, फिर भी ऐसी कोई मोटी मोटी बातें हैं जो अगर किसान भाई जानना चाहें कि मौसम अब कैसा रहने वाला है तो वो कैसे जाने? नहीं, वो देखिए, वो जो लगाते हैं वो केवल बहुत कम समय के लिए उसका अनुमान, जैसे अभी आज आप देख के सुबह शाम में मौसम कैसा रहेगा ये बता सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है किसी स्थान का मौसम जो है वहाँ जो मौसम बदल रहा है केवल उसी से प्रभावित नहीं होता है, उससे दूर दूर जो मौसम के जो अन्य सिस्टम बन रहे हैं उस सिस्टम्स भी चलते रहते हैं। और 2 दिन बाद मान लीजिए वहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई मौसम का एक सिस्टम बन गया है, तंत्र बन गया, वो तंत्र वहाँ आके उसको प्रभावित कर सकता है। उसको किसान भाई किसी दूसरे तरीके से देखा नहीं जा सकता, उसको केवल सैटेलाइट के माध्यम से ही उस पर निगरानी रखी जाती है। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर से आपने आज हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान।